इंसाफ का तराजू सिर्फ कानून के वजन इसी बात को समझता है, वो चेहरा नहीं देखता है, वो सिर्फ इंसाफ को सुनता है। ये सिर्फ दलीलें सुनता है और इंसाफ की कसौटी पर तौलता है। ठीक वैसे ही 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ उसे लेकर अलग अलग दावों की दलीलें सामने आ रही हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ जुल्म और अत्याचार हुआ, तो दूसरी तरफ आज पुलिस कर्मियों के परिवार कैमरे के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी और अपने परिवार की आप बीती सुनाई। ऐसे में अब उम्मीद भरी नजरें इंसाफ के तराजू पर लगी हुई हैं, क्योंकि कानून सबके लिए अपने देश में बराबर है। कानून की नज़र में ना तो वर्दी किसी को कटघरे से बचा सकती है और ना ही प्रदर्शन का झंडा किसी को हिंसा की छूट दे सकता है। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, ताकत है। चाहे सड़क पर खड़ा आम नागरिक हो या वर्दी में तैनात जवान, इंसाफ के तराजू में दोनों का हिसाब बराबरी से होता है। संसद में परीक्षा बिल पास हो चुका है, बावजूद इसके सड़क से लेकर सदन तक हंगामा आज भी थमने का नाम नहीं ले पाया। आज भी दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। सदन के भीतर और बाहर एक ही आवाज गूंज रही थी, गृह मंत्री कहां है? संसद के भीतर की तस्वीरें देखिए आपने। अब तस्वीरें संसद के बाहर की दिखाता हूं, मकर द्वार पर, जहां विपक्षी सांसद अमित शाह संसद से गायब क्यों का पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट के साथ ये कहना चाह रहे थे कि अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं। लगातार अमित शाह को दबाव बनाया जा रहा है कि वो दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उस बारे में सदन में आए और सफाई दें कि आखिरकार छात्रों पे लाठियां चलाने का, गोलियां चलाने का क्यों किसने वो काम किया। समाजवादी पार्टी तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष के निशाने पर 20 जुलाई की हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह हैं। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष लगातार अमित शाह पर इन दिनों हमला बोल रहा है, उनका इस्तीफा मांग रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगा रहा है। सुनिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं सब बोले, भविष्य में आप लोग ऐसा मत कीजिए। पब्लिक आपको इसका जवाब मांगेगा। पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं। कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह के संसद में दिए गए बयान को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा था कि जंतर मंतर और संसद मार्च में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की तरफ से फायरिंग नहीं हुई थी। तो वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस सौंपा है। राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा करने का आरोप है। संसद के हंगामे के बीच आज एक भावुक तस्वीर भी देश के सामने आई है, ये भी सबको देखनी चाहिए। 20 जुलाई को ड्यूटी के दौरान घायल हुए दिल्ली पुलिस के जवानों के परिजन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कैमरे के सामने आए और अपनी और अपने परिजनों की आपबीती सुनाई। परिजनों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया और उनके अपनों पर हमला किया। परिजनों ने सवाल उठाया कि ड्यूटी निभा रहे जवानों के मानवाधिकारों की बात आखिरकार कौन करेगा। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी, जो अधिकारी उस दिन 20 जुलाई के दिन घायल हुए, पत्थर लगा, चोट लगी, उनके साथ पूरे देश की हमदर्दी है, क्योंकि खाकी काम ही कानून की रक्षा करने का होता है। खाकी सिर्फ एक वर्दी नहीं है, बल्कि भरोसे का वो नाम है जो हर नागरिक की सुरक्षा की ढाल भी बनता है।
24 घंटे ये जवान हमारे और आपके लिए सड़कों पर सीना ताने खड़े भी रहते हैं। इसी की ट्रेनिंग उनको दी जाती है और इसी जिम्मेदारी के आधार पर उन्हें वर्दी सौंपी भी जाती है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को कंट्रोल करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। 20 तारीख को दिल्ली में पुलिस वाले अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रहे थे। आदेश अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे थे। फिर गलती कहां हो गई, कैसे हालात बिगड़ गए और प्रदर्शनकारी पर क्यों ये इल्जाम लगा कि प्रदर्शनकारी पहले बेकाबू हुए, इसीलिए पुलिस को ये सब करना पड़ा। पुलिस को ऐसी स्थिति तो फेस करनी होती है और हर विरोध में आप देखिएगा कि कुछ अवांछनीय तथ्य तो मिल ही जाते हैं। ऐसा इसमें भी हुआ, जैसे कि कुछ क्रिमिनल्स आ गए और उन्होंने पुलिस से पथराव किया। लेकिन बात जो मुद्दे की है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कहा है कि जितने केसेस ऐसे देखे गए हैं जो अवांछनीय तत्वों ने या जिन लोगों ने पुलिस पे अटैक किया है, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, उनके खिलाफ केस नहीं विड्रॉ किए जाएंगे। तो ये तो तय हो चुका है। वैसे आपको ये भी इस बात का अंदाजा होगा कि जहां भी भीड़ भाड़ होती है, चाहे वो प्रदर्शन हो, चाहे वो मेला लगा हो, चाहे वो मंदिरों गुरुद्वारों के बाहर की भीड़ हो, ऐसे कई अवांछित तत्व आते हैं जो इस भीड़ का फायदा उठाना चाहते हैं। कोई पॉकेट मार हो सकता है, कोई चोरी करने वाला हो सकता है, कोई मोबाइल ले जाता है, कोई चेन चुरा लेता है। ऐसी अक्सर घटनाएं अपने देश में होती रही हैं, खासकर वहां पर जहां पर भीड़ इकट्ठी होती है। और ये प्रोटेस्ट के दौरान भी होता है, चाहे वो अन्ना का प्रोटेस्ट रहा हो 2010, 11, 12 वाला, या इस प्रोटेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। जहां भी भीड़ होती है वहां पर उठाई गिरे आते हैं, चोर उचक्के आते हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और कुछ राजनेताओं, राजनीतिक पार्टियां भी इसका फायदा उठा सकती हैं। और सवाल तो इसीलिए अब ये भी उठ रहे हैं कि अगर उस दिन पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां नहीं चलाई होती, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े होते, पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया होता, जिसकी कि जीडी पुलिस की एंट्री भी है कि पैलेट गन चली, तो क्या प्रदर्शनकारियों की भीड़ उग्र होती? क्या प्रदर्शनकारी पलटकर चीख चिल्ला रहे होते, पुलिस वालों को घेरने की कोशिश कर रहे होते, उनको मार रहे होते, उनको चिढ़ा रहे होते? क्या प्रदर्शनकारियों को बिना बल प्रयोग के कंट्रोल नहीं कर सकती थी दिल्ली की पुलिस? इस पर पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, जो कि हिंदुस्तान की पहली महिला आईपीएस अधिकारी रही, दिल्ली का चुनाव लड़ी, बीजेपी के टिकट पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रही थी। एक ऑनेस्ट, एक डेडिकेटेड अफसर मानी जाती है किरण बेदी। वो क्या कहती हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। ये हमारे सिस्टम की कमी है। ये हमारा कॉलोनियल सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम का। हर लॉ एंड ऑर्डर लाठीचार्ज, अब आर्म्ड फोर्स लाओ, ये गलत है। इसको इस्तेमाल करना, इसका हमको दुरुपयोग हो रहा है। ये मिसप्लेस्ड पॉलिसी है। हमको ये कॉलोनियल ब्रिटिश सिस्टम से निकलना होगा। स्टूडेंट प्रोटेस्ट का पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो है सिविल पुलिस, विच इज सिविल डिफेंस। हम क्यों नहीं सिविल डिफेंस को यूज कर रहे? और सिविल डिफेंस तो युवा है, ट्रेंड है, पेड है, हर स्टेट में है। तो पहली लाइन ऑफ सिविल डिफेंस में युवा, मेन एंड वुमेन होंगे और उनके पास कोई लाठी नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं, आपने अभी किरण बेदी को सुना, मैं फिर ये कह रहा हूं कि पुलिस पर हमला करने वाले छात्र नहीं हो सकते, वो कुछ ना कुछ बदमाश होंगे। जिन लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कल ये कह चुका है। एक्शन उन पुलिस वालों पर भी होना चाहिए जिन्होंने आंदोलन की आड़ में खाकी को दागदार किया है। ये भी मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। दिल्ली की सड़कों पर 20 तारीख को जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें देश देख चुका है। कैमरे का लेंस ना तो पक्षपात करता है और ना ही वो भावुक होता है। सीसीटीवी कैमरों में सब कुछ साफ साफ दर्ज होता है। किसने बैरिकेडिंग तोड़ी, कब लाठियां चली, किसने पत्थरबाजी की, किसने पैलेट गन चलाई, कब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सब कुछ पुलिस को पता होगा। और ये सीसीटीवी जो लगे हैं दिल्ली की सड़कों पर, वो तो दिल्ली के प्रशासन के पास ही उनका कंट्रोल है। उसको तो कोई नहीं छोड़ सकती, छेड़छाड़ कर सकता। कोई आम आदमी, कोई प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में होगा। अगर दिल्ली पुलिस उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती तो उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच एजेंसी को, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी अगर बने तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। और अब तो सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ रही है। एक सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया था, मैं फिर उसको रिपीट करता हूं। 20 तारीख की ये सीसीटीवी फुटेज
कल हमारे पास पहुंची थी। इसमें अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारियों के संसद की ओर बढ़ने और पुलिस द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश दिखाई दे रही है। ऐसी हजारों सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस के पास होंगी, जिनके आधार पर यह दावा किया गया कि 2800 से अधिक प्रदर्शनकारियों को चिन्हित कर लिया गया है, जिसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड तक हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियां ये भी दावा कर रही हैं कि देश विरोधी हैंडल्स का इस्तेमाल करके दिल्ली के प्रदर्शन में हिंसा को भड़काने की हवा दी गई। लेकिन यह सवाल भी उठता है इन्हीं सुरक्षा एजेंसियों पर, इसी दिल्ली पुलिस पर, इन्हीं देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर, कि जब ये सब कुछ चल रहा था, चाहे वो देश के बाहर से चल रहा हो या देश के भीतर चल रहा हो, तब इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? दिल्ली पुलिस की वो लोग क्या कर रहे थे जो अपराधियों को पकड़ने का, रोकने का काम करते हैं? पहले से क्यों नहीं इंटेलिजेंस आया कि आखिरकार 20 जुलाई की ये सब तैयारी चल रही है? तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर एक तरीके से दिल्ली पुलिस का फेलियर नहीं है? ये भी अब डिबेट का हिस्सा हो गया है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को, जिनको चिन्हित किया गया फेस रिकॉग्निशन के नाम पर 2800 से अधिक लोग, उनको पहले पकड़ लेते, उनको भीड़ में शामिल नहीं होने देते, उनको अलग कर लिया जाता, उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता। क्या इस काबिल, इस तैयारी के साथ हमारी पुलिस ने तैयारी नहीं की थी? जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में रुचिका सिंह के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई। पूरा मामला 23 जुलाई का है। उस दिन जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी थे। इसी प्रदर्शन के दौरान रुचिका सिंह का कथित एक वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब इसी के आधार पर रुचिका सिंह के खिलाफ नोएडा में 0 एफआईआर दर्ज की गई और केस संसद मार्ग थाने को ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस के इस एक्शन पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अब कड़ी आपत्ति जताई है। देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है? मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है, एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो। ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। रुचिका सिंह की भाषा जो बोला उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में जाहिर तौर पर आपत्तिजनक थी, लेकिन देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलने की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। ये देश के मान और सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए बड़े से बड़ा विरोध शालीनता के दायरे में ही होना चाहिए, जैसा कि गांधी जी हमें सिखा के गए। यही तो कानून हमको इजाजत देता है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब रुचिका पर तो एफआईआर हो जाती है, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सत्यम पंडित खुलेआम घूमता है। खुद को हिंदूवादी नेता कहने वाला सत्यम पंडित ने जंतर मंतर से, आपको याद होगा ये वायरल वीडियो था, जंतर मंतर से जो छात्र लौट रहे थे उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, गालियां दी, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर इसको वायरल किया। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सत्यम पंडित को आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। क्या पुलिस चेहरा देखकर एक्शन लेती है? सत्यम को पुलिस अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई? रुचिका पर भी मुकदमा, सत्यम पर भी मुकदमा, पकड़ पुलिस किसी को नहीं पा रही है। और पुलिस ये कह रही कि हमको हमदर्दी चाहिए। एक और इसी में कहानी में आपको बता दूं, रुचिका सिंह पर एफआईआर हुई तो सोशल मीडिया में लोग इस वीडियो को डालकर अब सवाल पूछने लगे। इसका नाम एक और यूट्यूबर का नाम सामने आया, उसका नाम है रिद्धिमा, जिस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहने का आरोप है। कहा जा रहा है रिद्धिमा नाम की ये यूट्यूबर, ये इन्फ्लुएंसर, ये लड़की पीएम मोदी के कार्यक्रम में भी शामिल हुई थी। ऐसे में लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पीएम का अपमान करना गलत है तो देश के राष्ट्रपिता बापू का अपमान करने वाली के खिलाफ, यानी इस रिद्धिमा के खिलाफ अभी तक मुकदमा क्यों नहीं हुआ? कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने फौरन एफआईआर जो की गई है रुचिका सिंह पर, वो वापस लेने की मांग की है। अभिजीत का कहना है कि अगर एफआईआर वापस नहीं की गई तो पहले से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अभिजीत दरअसल बात कर रहे थे तमाम छात्रों पे जिन पर मुकदमे किए गए थे देश भर में, जो कि डील का हिस्सा था सरकार के साथ, जो प्रॉमिस किया गया था सीजेपी को कि तमाम छात्रों को छोड़ देगी जिनके खिलाफ मुकदमे किए गए।
उस बारे में अभिजीत दीप के बोल रहे थे, ना कि रुचिका सिंह के बारे में। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष कोई दुश्मन नहीं, बल्कि देश की मजबूत नींव एक पहचान है। एक मजबूत लोकतंत्र वही है जहां सत्ता के फैसलों पर सवाल उठाने की आज़ादी होती है। छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं। सरकार का भी फर्ज है कि वो मांगों को सुने, उस पर विचार करे और उनका समाधान निकाले। शांतिपूर्ण प्रदर्शन सबका संवैधानिक अधिकार है, इसकी रक्षा होनी ही चाहिए, तभी तो हम लोकतंत्र में हैं। लेकिन जैसे ही विरोध के मन से हिंसक तस्वीरें सामने आती हैं तो नुकसान किसी एक का नहीं, हमारा आपका नहीं, बीजेपी कांग्रेस का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का होता है, पूरे लोकतंत्र का होता है। ये हम सबको याद